नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पल्स पोलियो अभियान के अतिरिक्त चरण 10 से 12 दिसंबर तक 16 जिलों में बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। पल्स पोलियो अभियान का अतिरिक्त चरण अगले महीने 10 से 12 दिसंबर तक चलेगा और इन 2 दिनों में प्रदेश के 16 जिलों के 0 से 5 साल के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इस अभियान के लिए शासन ने निर्देश जारी कर चुनाव परिणाम के बाद मिलेंगे थानों में जमा लाइसेंसी हथियार। प्रदेश में प्रभावी आचार संहिता के चलते जमा करवाए गए लाइसेंसी निजी हथियार चुनाव परिणाम आने के बाद वापस मिलेंगे। ये सभी हथियार चुनाव परिणाम आने के 7 दिन बाद थानों से वापस लिए जा सकेंगे। इसके लिए कोई सरकारी आदेश की जरूरत नहीं पड़ेगी। जमा करते समय मिली पावती से ही आपके निजी हथियार वापस मिल जाएंगे। डिलीट प्रश्नों के नंबर अब नहीं काटेगा मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग। मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग अब विवादित प्रश्नों को डिलीट करने पर उनके अंक कम नहीं करेगा, बल्कि विलोपित किए गए प्रश्नों के पूरे अंक सभी परीक्षार्थियों को प्रदान किए जाएंगे। मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग ने सोमवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया। लगातार जारी विवादों से बचने के लिए आयोग ने यह निर्णय लिया है। आयोग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। नई नीति के तहत आयोग ने घोषणा की है कि अब जो प्रश्न डिलीट होगा उसका अंक सभी अभ्यर्थियों को दिया जाएगा और पूर्णांक में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। 2024 में कर्मचारियों और पेंशनरों को फिर मिलेगी 3 बड़ी सौगातें। 2023 की तरह नया साल भी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सौगातें भरा हो सकता है। खबर है, मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को एक साथ कई बड़े तोहफे दे सकती है। इसमें महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रेवल अनाउंस और फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि शामिल है। केंद्र सरकार ने 2023 में 8% डीए बढ़ाया है और संभावना है कि नए साल में फिर 4% डीए बढ़ सकता है। 3 दिसंबर को होगी मतगणना। इस प्रक्रिया के जरिए चुनी जाएगी सरकार। मध्य प्रदेश में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ईवीएम को कंट्रोल रूम में रखा जा चुका है। अब इंतजार 3 दिसंबर का है, जब प्रदेश में नई सरकार का चेहरा स्पष्ट हो जाएगा। बता दें कि इस चुनाव में प्रदेश में 76.22% वोटिंग हुई है, जो कि पिछले सभी चुनावों के मुकाबले सर्वाधिक है। ऐसे में बड़े मत प्रतिशत ने राजनीतिक दलों की धड़कन भी बढ़ा दी है और इलेक्शन काउंसिलिंग को लेकर इसकी प्रक्रिया से जुड़े नियम भी बनाए गए हैं। स्नातक द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षा के लिए विद्यार्थी 2 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने स्नातक द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षा के लिए आवेदन मांगे हैं। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। बिना विलंब शुल्क के 2 दिसंबर तक फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद आवेदन करने पर छात्र छात्राओं से लेट फीस वसूली जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक परीक्षा दिसंबर के दूसरे सप्ताह से होगी। अगले कुछ दिनों में टाइम टेबल जारी किया जाएगा। मध्य प्रदेश भाजपा के 22 नेताओं की टीम तेलंगाना में करेगी प्रचार। मध्य प्रदेश में मतदान के साथ ही विधानसभा चुनाव का प्रचार खत्म हो गया है। केंद्रीय नेतृत्व में अब मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं को तेलंगाना चुनाव की कमान सौंपी गई है। वहीं मध्य प्रदेश भाजपा की 22 नेताओं की टीम तेलंगाना के लिए 1-2 दिन में रवाना होगी। मध्य प्रदेश के नेता तेलंगाना की जनता को डबल इंजन की भाजपा सरकार में प्रदेश में हुए विकास को आधार बनाकर अपनी बात रखेगी। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान। अगले हफ्ते में बदलेगा मध्य प्रदेश का मौसम। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान और पश्चिमी विक्षोभ के असर से मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अगले हफ्ते प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बादल छाने के बाद हल्की बारिश हो सकती है और इसके बाद नवंबर अंत से तापमान में भी तेजी से गिरावट आएगी और तेज सर्दी पड़ना शुरू हो जाएगी। 28 नवंबर के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू होने के आसार हैं। एमपी मौसम विभाग की माने तो वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में मिगिली तूफान उठा है, जिसके कारण 25 नवंबर तक उत्तर भारत में एक पश्चिमी डिस्टर्बेंस पहुंच सकता है। बोर्ड की तर्ज पर होगी 9वीं से 12वीं तक की 6माही परीक्षाएं। सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की 6माही परीक्षाएं 6 दिसंबर से शुरू हो रही हैं। पिछले साल से बोर्ड की तर्ज पर तिमाही और छमाही परीक्षाएं ली जा रही हैं, क्योंकि दोनों परीक्षाओं की 5% अंक बोर्ड व वार्षिक परीक्षा में जोड़े जाते हैं। ये अंक स्कूल की ओर से भेजे जाते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय इस परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार कराकर परीक्षा आयोजित करवाता है। स्कूलों के प्राचार्यों से लॉगिन पर प्रश्न पत्र भेजे जाते हैं, जिसे प्रिंट आउट कराकर विद्यार्थियों के बीच वितरित किए जाते हैं। फाइनल में हार से हताश खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी। वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हरा दिया। भारत की हार से हर भारतीय दुखी था। उधर भारतीय टीम के खिलाड़ी भी मैदान साफ मायूस दिखाई दे रहे थे। रोहित और
सिराज की आंखों में हार के बाद आंसू थे। खिलाड़ियों के इस हाल से ड्रेसिंग रूम में माहौल का अंदाजा लगाया ही जा सकता है। हार से हताश खिलाड़ियों के मनोबल को ऊर्जा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रेसिंग रूम में पहुंचे। उज्जैन को 2024 में मिलेगी सौगात। रेलवे के प्लेटफॉर्म नंबर 7-8 पर नए सालों से ठहरने लगेगी ट्रेन। उज्जैन में यात्रियों की संख्या के साथ ट्रेनों के यातायात में भी इजाफा हुआ है। इसी कारण उज्जैन रेलवे स्टेशन पर भी यातायात का दबाव बढ़ गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए उज्जैन के बंद पड़े प्लेटफॉर्म नंबर 7 एवं 8 पर ट्रेन ले जाने और संचालन का काम शुरू किया गया है। लगभग वह पूरा हो चुका है, लेकिन 7 और 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन शुरू करने का काम नए साल में ही हो सकेगा। इंदौर नगर निगम लगाएगा 3 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। इंदौर नगर निगम द्वारा गंदे पानी को साफ करने के लिए 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। अमृत प्रोजेक्ट के तहत अलग अलग क्षमता वाले 185 MLD के प्लांट शहर में लगाए जाएंगे। जल्द ही तीनों प्लांट के काम शुरू कर दिए जाएंगे। बता दें कि शहर की 2 मुख्य नदियां कान नदी करीब 20 किलोमीटर शहरी क्षेत्र में है, जबकि 12 किलोमीटर शहरी क्षेत्र में सरस्वती नदी बहती है। इन नदियों में सीवरेज का पानी मिलाने से रोकने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा पर जाने वालों के लिए तोहफा। जबलपुर मेट्रो बस प्रबंधन ने किराए में 10% की छूट की घोषणा की। यदि आप नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा पर जाने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा में शामिल होने वालों के लिए मेट्रो बस प्रबंधन ने किराए में छूट देने का ऐलान किया है। जो कोई भी नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा के दौरान मेट्रो बस सेवा का उपयोग करेगा, इसे किराए में 10% की छूट मिलेगी। इंदौर में स्ट्रांग रूम में बंद ईवीएम की अब कंट्रोल रूम में होगी निगरानी। इंदौर जिले में विधानसभा निर्वाचन के लिए 17 नवंबर को शांतिपूर्ण रूप से मतदान संपन्न हुआ। मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट कड़ी सुरक्षा के बीच नेहरू स्टेडियम में स्थित विधानसभा क्षेत्र बार बनाए गए स्ट्रांग रूमों में रखी गई है और इनमें प्रत्याशी को प्राप्त जनमत सुरक्षित है। स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी कैमरों से सतत निगरानी की जा रही है। वहीं सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं। अब ईवीएम की निगरानी कंट्रोल रूम से भी की जाएगी। राजस्थान सीमा से लगे गांव में 23 से 25 नवंबर तक शराब बिक्री पर प्रतिबंध। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार यादव ने बताया कि राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। इसके चलते राजस्थान सीमा से लगे मंदसौर जिले के गांवों में 3 किलोमीटर की परिधि में सूक्ष्म दिवस घोषित किया गया है। जानकारी के अनुसार राजस्थान सीमा से लगे मंदसौर जिले के गांवों में 23 नवंबर को शाम 6 बजे से 25 नवंबर को मतदान समाप्ति तक सूक्ष्म दिवस घोषित किया गया है। सूक्ष्म दिवस अवधि के दौरान मंदसौर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन विश्व कप में इंडिया के हारने पर बोले शिवराज। आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर छठी बार ये खिताब हासिल कर लिया है। वहीं भारत को मिली इस हार के बाद करोड़ों भारतीयों का सपना टूट गया है। विश्व कप फाइनल में मिली इस हार के बाद अब रिएक्शंस सामने आ रहे हैं और इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीम इंडिया का हौसला बढ़ाया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, हार जीत तो खेल का हिस्सा है। जेपी अस्पताल में कार्डियक यूनिट की तैयारी, प्रस्ताव बना शासन को जाएगा। राजधानी के जेपी अस्पताल में भी मरीजों को दिल से जुड़ी बीमारियों के इलाज के साथ एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने का मामला अब आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। अस्पताल प्रबंधन ने यूनिट की तैयारियों के लिए फाइलों को तैयार कर दिया है और अब नए भवन में इस यूनिट को स्थापित किया जा सकता है। पूरा प्रस्ताव बनाकर जेपी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव शासन को प्रस्ताव भेजेंगे। इंदौर जिले में सबसे कम 16 और सबसे कम 100% मतदान। इंदौर जिले में विधानसभा चुनाव में 100% मतदान के लक्ष्य को लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय में लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया है। राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने भी मतदाताओं को घर से निकालकर मतदान कराने के लिए मशक्कत की है और इसका नतीजा ये रहा कि जिले में इस बार 73.80% मतदान हुआ। इसमें विधानसभा क्षेत्र इंदौर 1 में ताम्रकर धर्मशाला में बनाए गए बूथ नंबर 256 पर 100% मतदान हुआ। मैरिट का दीक्षा समारोह 25 को होगा। 3159 विद्यार्थियों को उपाधि मिलेगी। मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का 19वां और 20वां दीक्षा समारोह 25 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इसमें वर्ष 2022 और 2023 बैच के पास आउट
3159 विद्यार्थियों को उपाधियां दी जाएंगी। दीक्षा समारोह में दोनों बैच को मिलाकर यूजी में 34 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान दोनों बैच के 3159 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी। मैनेट प्रबंधन ने बताया कि कार्यक्रम 25 नवंबर को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। चुनाव में संदिग्ध भूमिका वाले अफसरों को 3 दिसंबर के बाद मतगणना से पहले कमलनाथ की चेतावनी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधानसभा चुनाव के दौरान संदिग्ध आचरण वाले अफसरों की कुंडली तैयार कर रही है। कांग्रेस ने सूबे के सभी 230 उम्मीदवारों के बीजेपी को मतदान में लाभ पहुंचाने वाले कर्मचारियों की सूची 30 नवंबर तक देने को कहा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ का कहना है कि इन सबको 3 दिसंबर के बाद देखा जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय से जारी पत्र में कहा गया है कि मतदान के दिन जिन अधिकारी कर्मचारियों द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से मतदान कराया जा रहा था, उनकी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस को भेजी जाए। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की 35 में से 29 सीटों पर अधिक मतदान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति एससी के लिए सुरक्षित सीटों पर रिकॉर्ड मतदान हुआ है। 35 में से 29 एससी सीटों पर 2018 के चुनाव के मुकाबले इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ा है। इस बार न्यूनतम मतदान अमवा में 60.50% तो मल्हारगढ़ में सर्वाधिक 86.33% रहा है। इस बार न्यूनतम मतदान अम्बाह में 60.50% तो मल्हारगढ़ में सर्वाधिक 86.33% रहा। जबकि पिछले 4 चुनावों को देखा जाए तो अम्बाह विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां सबसे कम मतदान होता है। वहीं मल्हारगढ़ वह सुरक्षित सीट है जहां लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ा है। ऐसी होगी इंदौर मेट्रो, दिव्यांगों की उंगलियों पर लगाएगी तोड़। प्राचीन काल के समाज में दिव्यांगता को एक कलंक माना जाता था, परंतु धीरे धीरे समय बदलने के साथ ही सरकार के प्रयास और समाज में जागरूकता के चलते अब दिव्यांगों को सामान्य दृष्टि से देखा जाता है। दिव्यांगों ने ज्यादातर क्षेत्रों में अपना परचम लहराकर अपना सम्मान हासिल किया है। ऐसे में दिव्यांगों की सुविधाओं को देखते हुए हर दफ्तर, सरकारी भवन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आदि में विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। ठीक ऐसी ही व्यवस्था इंदौर मेट्रो में देखने को मिलेगी। बिलासपुर मंडल में इंटरलॉकिंग कार्य के चलते मध्य प्रदेश से चलने वाली कुछ ट्रेन रद्द। रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास के कार्यों को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में अधोसंरचना विकास के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत चंदिया रोड स्टेशन में तीसरी लाइन जोड़ने के लिए प्री नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य 25 नवंबर 2023 से 4 दिसंबर 2023 तक किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित होगा। अगले माह बीएससी के 3 परीक्षाएं, अभ्यर्थी बोले तारीखें आगे बढ़ाएं। चुनाव का दौर खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग अब तुरंत परीक्षाएं करवाने में जुट गई है। दिसंबर में एक के बाद एक 3 परीक्षाएं आयोजित होंगी। अभ्यर्थी परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आयोग ने इनकार कर दिया है। वहीं पीएससी ने कहा है कि परीक्षाएं तय समय पर ही होंगी। चुनाव का दौर खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षाओं के रुके रिजल्ट जारी करने और परीक्षाएं करवाने की तैयारी कर ली है। 10 दिसंबर से राज्य वन सेवा परीक्षा 2022 की मुख्य परीक्षा आयोजित होगी। 17 दिसंबर को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 आयोजित होगी। 7 माह में गंदगी फैलाने वालों से 11 लाख का वसूला जुर्माना। ट्रेन से लेकर स्टेशन तक गंदगी करने वालों पर रेलवे ने सख्ती शुरू कर दी है। उन्हें गंदगी करने से रोकने से लेकर उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। और इसी कड़ी में पश्चिम मध्य रेलवे ने जबलपुर, भोपाल एवं कोटा तीनों मंडलों के सभी स्टेशनों पर स्टेशन परिसर एवं गाड़ियों में स्वच्छ व पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रयास शुरू हो गया है। सफाई सुनिश्चित की जाती है और नियमित उद्घोषणा के माध्यम से गाड़ियों को जागरूक भी किया जा रहा है। बार बार समझाइश के बावजूद कुछ लोग लापरवाही बरतते हैं।